दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 26 अगस्त 2021। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों बिहार में बाढ़ की त्रासदी तो कम हो गई है, लेकिन अब बीमारियों ने जकड़ लिया है। जहां गंदे पानी से होने वाली बीमारियों ने लोगों की जिंदगी को खतरे में डाल दिया है। भागलपुर में बाढ़ जनित बीमारियों की संख्या अस्पताल में बढ़ने लगी है, जबकि ओपीडी में ऐसे मरीजों की संख्या में 30% तक की बढ़ोतरी हुई है, जो कि वायरल फीवर त्वचा रोगों से पीड़ित है। आपको बता दें कि यह हाल सिर्फ भागलपुर का ही नहीं है, बल्कि बिहार के ऐसे इलाके जो गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर में डूब गए थे, वहां भी बीमारियों ने घर बना रखा है। वैसे भागलपुर की स्थिति सबसे ज्यादा खराब है, भयावह है। भागलपुर के हर एक हॉस्पिटल के ओपीडी में हर रोज 25 से 30 की संख्या में वायरल फीवर, डेंगू और मलेरिया के मरीज जांच में चिन्हित हो रहे हैं। जहां दूषित पानी और बासी खाने या फिर मछली के सेवन से डायरिया की बीमारी बढ़ रहे हैं। ऐसे में इससे बचने के लिए लोगों को पानी उबाल कर पीना चाहिए और बासी और मछली खाने से परहेज करना चाहिए। इसके अलावा बरसात और बाढ़ के कारण जल जमाव वाले क्षेत्र में डेंगू और मलेरिया के मच्छरों का प्रकोप बढ़ रहा है। ऐसे में जल जमाव वाले क्षेत्र में केरोसिन का तेल डालें और कूड़े आदि की सफाई करके वहां पर नियमित रूप से ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव करना चाहिए। रात में सोते वक्त मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए। यही नहीं, कई मरीज त्वचा से जुड़ी बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। आपको बता दूं कि बाढ़ का पानी जब कम होता है तो गंदगी के साथ साथ पीने योग्य पानी भी दूषित कर देता है। यही नहीं, नदी में बहकर आए मछलियों को लोग खाते हैं। ये दोनों डायरिया का सबसे बड़ा कारण बनता है। ऊपर से कीचड़ में पैदा हुए मच्छर मलेरिया जैसे खतरनाक बीमारी दे देता है। दोस्तों बिहार में बिजली चोरी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बिजली कंपनियों ने 12 अगस्त से 23 अगस्त तक 12 दिन में करीब 5,35,87,949 रुपए की जुर्माना राशि वसूल की है। यह बिजली कंपनी ने जुर्माने की यह राशि अपने 18 सर्किल में जांच के बाद चोरी पकड़ने पर वसूल की है। इसमें आरा, भागलपुर, पूर्णिया, जमुई, औरंगाबाद, बेगूसराय, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गया, सासाराम, पटना ग्रामीण, किशनगंज, छपरा पूर्वी, छपरा पश्चिमी, सीवान, महाराजगंज, गोपालगंज और मीरगंज शामिल है। सूत्रों के अनुसार बिजली कंपनियों की 12 सर्किल में चोरी के खिलाफ अभियान चलाकर 12 दिनों में करीब 45,466 जांच की गई। इस जांच में कुल 2234 चोरी पकड़ी गई। इनके खिलाफ जुर्माना राशि का आकलन करीब 10,75,59,000 रुपए किया गया। वहीं जुर्माना वसूली करीब 5,28,95,000 रुपए हुई है। दोस्तों खबर बिहार के वैशाली के राघोपुर दियारा इलाके से है, जहां जहरीली शराब पीने से 2 युवकों की जान चले जाने का मामला सामने आया है, जबकि अन्य 5 लोग बीमार होने की बात बताई जा रही है। जब मामले का खुलासा होने के बाद प्रशासनिक महकमे में हरकंप मचा हुआ है। घटना वैशाली जिले के जुरनपुर थाने के चकसिंगार के वार्ड नंबर 6 की दलित बस्ती की है। जहां जहरीली शराब पीने के मामले में 2 लोगों को राघोपुर पीएचसी में इलाज कराने के लिए लाया गया, जिसके बाद दोनों को गंभीर अवस्था में पीएमसीएच भेज दिया गया है। जहां वहीं अन्य 3 लोगों का इलाज पटना में निजी नर्सिंग होम में चल रहा है। दोस्तों मोदी सरकार ने नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन योजना शुरू की है। इसको लेकर विपक्षी दल हमलावर हैं। इस बीच आरजेडी ने भी इस योजना की मुखालफत की है। राष्ट्रीय जनता दल के नेता और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ट्वीट करते हुए केंद्र सरकार को निशाने पर लिया है। तेजस्वी यादव ने एक के बाद एक 3 ट्वीट करते हुए सरकार पर हमला बोला है। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन योजना के खिलाफ तेजस्वी यादव ने ट्वीट करते हुए कहा है कि भारत एक अत्यंत सामाजिक आर्थिक असमानता वाला देश है। अगर निजी क्षेत्र जिसका एकमात्र उद्देश्य आधिकारिक लाभ का कमाना होता है, इसके हाथों में सब कुछ बेच दिया जाता है, तो फिर कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा कौन करेगा? शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, नौकरी सब कुछ कमजोर वर्गों की पहुंच से बाहर हो जाएगा। साथ ही तेजस्वी यादव ने आगे ट्वीट करते हुए कहा है कि केंद्र में बैठे नीम हकीमों ने अच्छी खासी दौड़ रही अर्थव्यवस्था को इतनी बीमार कर दिया है कि अब इसका रेंगना भी दुभर हो गया है। अब इसे जिंदा रखने के लिए इसी के अंग काट
काट काट कर देश की संपत्ति ये झोला छाप निजी हाथों में बेच रहे हैं। आंगन बेचकर किसी तरीके से घर चलाना कौन सी काबिलियत है साहब। इस बीच तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा है कि जो भी भ्रष्टाचारी बीजेपी में शामिल होते हैं उसका पाप धुल जाता है। उन्होंने कहा कि यदि लालू यादव बीजेपी में शामिल हो जाते तो फिर लालू जी आज हिंदुस्तान के राजा हरिश्चंद्र होते। उन्होंने जिक्र करते हुए कहा कि अगर लालू जी बीजेपी से हाथ मिला लेते तो आज वे हिंदुस्तान के राजा हरिश्चंद्र होते। तथा कथित चारा घोटाला 2 मिनट में भाईचारा घोटाला हो जाता अगर लालू जी का डीएनए बदल जाता। दोस्तों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल 4 नई सड़कों का उद्घाटन किया है। जिन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए नीतीश कुमार ने इन नई सड़कों का उद्घाटन किया। जिन्हें नीतीश कुमार ने इस दौरान अपने संबोधन में बिहार के पुराने दिनों की याद दिलाते हुए कहा कि आज बिहार पूरी तौर पर बदल चुका है। बिहार में लोगों का एक जगह से दूसरी जगह जाना कितना आसान हुआ है ये सभी को मालूम है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि सड़कें विकास का पैमाना होती है और बिहार के अंदर अब सड़कों के जरिए विकास को देखा जा सकता है। नीतीश कुमार ने इसके लिए मोदी सरकार की भी सराहना की है। जी आपको बता दूं कि बिहार के लोगों को कल 4 नई सड़कों की सौगात मिली है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के 3 राज्य उच्च पथ और 1 बाईपास का उद्घाटन किया। दोस्तों, बिहार सरकार ने क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक करके अनलॉक 6 को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इसके तहत कोविड की स्थिति की समीक्षा के बाद कोरोना संक्रमण की स्थिति में सुधार को देखते हुए सभी दुकानें, प्रतिष्ठान, शॉपिंग मॉल, पार्क, उद्यान एवं धार्मिक स्थल सामान्य रूप से खुल सकेंगे। सीएम नीतीश कुमार ने खुद इस बात की जानकारी ट्वीट के माध्यम से दी है। उन्होंने अपने ट्विटर में बताया है कि जिला प्रशासन की अनुमति से सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेलकूद, सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन अपेक्षित सावधानियों के साथ आयोजित किए जा सकेंगे। यही नहीं, अनलॉक 6 के दौरान सभी विश्वविद्यालय, कॉलेज, तकनीकी शिक्षण संस्थान तथा विद्यालय के साथ साथ कोचिंग संस्थान भी सामान्य रूप से खुलेंगे। बिहार के विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, विद्यालयों द्वारा परीक्षा आयोजित की जा सकेगी। 50% क्षमता के साथ सिनेमा हॉल, क्लब, जिम, स्विमिंग पूल, रेस्टोरेंट एवं खाने की दुकान अंगतुलकों के साथ खुल सकेंगे। हालांकि अनलॉक 6 की घोषणा करते हुए सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए सभी बिहार वासी कोविड अनुकूल व्यवहार के साथ सभी सावधानी बरतें। आपको बता दूं कि बिहार में कोरोना संक्रमण के मामले में हालात बेहतर हुए हैं, जिसके कारण सरकार ने पाबंदियां हटाने का फैसला कर लिया है। दोस्तों, हर साल की तरह इस साल भी बिहार में बाढ़ ने कहर मचा हुआ है। बिहार में बाढ़ से स्थिति लगातार भयावह हो रही है। इस बीच केंद्रीय खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्री पशुपति कुमार पारस इसको लेकर एक विवादित बयान दे दिया है। जी हां, नरेंद्र मोदी कैबिनेट में हाल ही में शामिल हुए पशुपति कुमार पारस ने बाढ़ को दैवीय प्रकोप बताया है और कहा कि वे पीड़ितों से मिलने के लिए भी नहीं जाएंगे। जहां कैबिनेट में शामिल होने के बाद वे सोमवार को पहली बार बिहार पहुंचे। इस दौरान प्रेस को संबोधित करते हुए अपने संसदीय क्षेत्र हाजीपुर में पशुपति पारस ने कहा कि बाढ़ दैवीय प्रकोप है। देश के साथ बिहार में भी बाढ़ का खासा असर है। हर साल बिहार में बाढ़ आती है। उन्होंने कहा कि बिहार में बाढ़ के समाधान के लिए नेपाल से बातचीत करनी होगी, जो भारत सरकार करेगी। ये एक लंबा प्रोसेस है। प्रत्येक साल बाढ़ आती है और उसी हिसाब से बाढ़ पीड़ितों की मदद किया जाता है। जी हां, प्रशासन की तरफ से जो संभव होगा हम लोग करेंगे। बाढ़ पीड़ितों के दर्द जानने के लिए जाने से जुड़े सवाल पर लोजपा अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस ने कहा कि मैं किसी से मिलने नहीं जाऊंगा। मैं शरीर से अस्वस्थ रहता हूं, इसीलिए किसी से भी मिलने नहीं जाऊंगा। जहां प्रशासन और अधिकारियों से मेरी बात होती रहती है, वहीं अब पानी भी खत्म हो गया है। जहां आपको बता दूं कि लोक जनशक्ति पार्टी में टूट के बाद चाचा पशुपति पारस भतीजे चिराग पासवान में तनातनी जारी है। जहां पशुपति पारस ने हाल ही में कहा कि रामविलास पासवान की संपत्ति पर चिराग पासवान का पुत्र होने के नाते हक हो सकता है, लेकिन मैं राजनीतिक उत्तराधिकारी हूं। दोस्तों, बिहार के पटना से एक अच्छी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट के अनुसार करीब 1 साल बाद पटना का तारामंडल एक बार फिर से दर्शकों के लिए खोल दिया गया है। जहां अंतरिक्ष प्रेमी पटना तारामंडल में अब अंतरिक्ष में होने का एहसास कर सकते हैं। जहां खबर के अनुसार कोरोना महामारी के कारण पटना तारामंडल को बंद कर दिया गया था, लेकिन एक बार फिर से कोरोना नियमों का पालन करते हुए अभी आधी क्षमता के साथ ही तारामंडल को खोला गया है, तथा दर्शकों को बैठाया जा रहा है। दोस्तों, लालू प्रसाद यादव की तबीयत अचानक से बिगड़ गई है। जब तबीयत बिगड़ने के बाद आनंद फानन में दिल्ली एम्स लाया गया। जब मिली जानकारी के अनुसार लालू यादव के सीने में दर्द की शिकायत है। जहां आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को कई तरह की बीमारियां हैं, उनका इलाज दिल्ली एम्स के डॉक्टरों की निगरानी में चल रहा है। झारखंड हाई कोर्ट ने पिछले दिनों चारा घोटाले मामले में सजा याफ्ता लालू प्रसाद यादव को जमानत पर रिहा किया था। जमानत पर रिहा होने के बावजूद भी लालू दिल्ली से पटना नहीं आए, तो इसके पीछे सबसे बड़ी वजह उनकी सेहत रही है। लालू प्रसाद
प्रसाद यादव फिलहाल दिल्ली में अपनी बेटी मीसा भारती के आवास पर ही रह रहे हैं, जहां उनकी पत्नी पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी भी दिल्ली में हैं। दोस्तों, जमीयत उलमा हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने कहा है कि मुसलमानों ने देश की आजादी में शहादत दी थी। मुसलमानों की शहादत के बाद ही देश आजाद हुआ है। उन्होंने कहा है कि देश की आजादी में जिन लोगों का एक कौड़ी का भी सहयोग नहीं था, वही मुल्क को आज बर्बाद करने में जुटे हुए हैं, जहां वे एक खास तबके पर आरोप लगा रहे हैं, जबकि मुसलमानों ने देश के लिए शहादत दी है। जहां उन्होंने इशारा करते हुए कहा है कि धार्मिक विद्वेष फैलाया जा रहा है। ये सब बातें उन्होंने मुजफ्फरनगर में कही है। जब मुजफ्फरनगर के गांव बागावाली में 2013 के दंगे के दौरान विस्थापित हुए 151 परिवारों को जमीयत कॉलोनी में बने मकानों की चाबी सौंपने पहुंचे मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि जमीयत ऐसी जमात है जो धर्मनिरपेक्षता में विश्वास रखती है, लेकिन देश का एक तबका ऐसा है जो धार्मिक विद्वेष फैल रहा है, जहां खास तबके के लोगों को परेशान किया जा रहा है, उन्हें टारगेट किया जा रहा है। धर्मनिरपेक्षता का दावा करने वालों को फिरका परस्ती कबूल नहीं है। यदि यही हाल रहा तो फिर इससे एक दिन मुल्क बर्बादी की राह पर चल पड़ेगा। ये सब बातें उन्होंने बिना किसी धर्म जाति का नाम लिए बगैर कहा। दोस्तों, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने बुधवार को भाजपा पर हमला बोला है। जी वाराणसी से सर्किट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए भाजपा प्रमुख राजभर ने कहा है कि भाजपा अगर मुख्यमंत्री या फिर उप मुख्यमंत्री भी बनाएगी तो भी उनके साथ नहीं जाऊंगा। जहां उन्होंने भागीदारी संकल्प मोर्चा का जिक्र करते हुए कहा है कि 10 बिरादरी के लोगों को लीडर बनाया है, मैं लीडर बनाता हूं। जहां आगामी विधानसभा चुनाव में गठबंधन के मसले पर उन्होंने कहा है कि सपा और बसपा से भागीदारी संकल्प मोर्चा ने 100 सीट की मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि हमने गठबंधन के लिए किसी पार्टी से संपर्क नहीं किया है, हम सभी दल के नेताओं से मिलते रहते हैं। दोस्तों, अफगानिस्तान में तालिबान के राज आने के साथ ही लोगों में खौफ छा गया है। जहां कोई महिलाओं के हक को लेकर चिंतित है तो फिर किसी को बोलने की आजादी पर पाबंदी का खतरा है। जहां इस सब के बीच यहां का एक धार्मिक तबका भी है जो मुसलमान होकर भी चिंतित नजर आ रहे हैं। जहां यह तबका अफगानिस्तान का सिया समुदाय है। जहां अफगानिस्तान के सिया उलेमा काउंसिल ने मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सिया धर्म गुरुओं ने तालिबान से मांग की है कि वे सभी प्रकार की आस्था और फिरके वाले लोगों के साथ बराबरी और न्याय करें। सिया काउंसिलिंग ने तालिबान से महिलाओं और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का भी आह्वान किया है। जहां साथ ही कहा है कि सिया समुदाय कभी भी हिंसा और युद्ध का समर्थन नहीं करता है, हम सब शांति चाहते हैं। सिया धर्मगुरुओं की तरफ से अगली सरकार में समाज के सभी तबकों की भागीदारी की भी मांग तालिबान के सामने रखी है। जहां अफगानिस्तान में कायम होने जा रहे तालिबान के राज पर सिया काउंसिलिंग की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कई लिहाज से महत्वपूर्ण है। जहां तालिबान के इतिहास को खंगाला जाए तो फिर सिया समुदाय की चिंता जायज नजर आती है। दरअसल अफगानिस्तान सुन्नी मुसलमानों की बहुल आबादी वाला देश है। यह तालिबान भी इसके तबके का प्रतिनिधित्व करता है। यहां करीब 10% सिया समुदाय है। सिया मुसलमानों का ही 1000 समूह भी अफगानिस्तान में रहता है। दोस्तों, अब मजदूरों को बुढ़ापे के खर्च के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। दरअसल प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए एक बेहतर योजना है। इस योजना के तहत रेहड़ी पटरी लगाने वाले, रिक्शा चालक, निर्माण कार्य लगने वाले मजदूर और इसी तरीके से अनेक अन्य कार्यों में लगे असंगठित क्षेत्र से जुड़े मजदूरों को अपना बुढ़ापा सुरक्षित करने में मदद मिलेगी। सरकार इस योजना के तहत पेंशन की गारंटी देती है। इस योजना में आप रोजाना बस 2 रुपये बचाकर सालाना 36,000 रुपए की पेंशन पा सकते हैं। तो आइए जानते हैं इस योजना के बारे में। इस स्कीम को शुरू करने पर आपको हर माह 55 रुपए जमा करना होगा। यानी कि 18 साल की उम्र वाले रोजाना करीब 2 रुपए बचाकर आप सालाना 36,000 रुपए की पेंशन पा सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति 40 साल की उम्र से इस स्कीम को शुरू करेगा तो फिर हर महीने उसे 200 रुपए जमा करना होगा। 60 साल की उम्र पूरा होने के बाद आपको पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। 60 साल के बाद आपको 3,000 रुपए महीने यानी कि 36,000 रुपए साल की पेंशन मिलेगी। दोस्तों, केंद्र सरकार ने जैसे ही निजीकरण की तरफ तेज कदम रखा, वह कई राजनीतिक दलों को रास नहीं आया। यह देश में एक बहस छिड़ गई है। यह कांग्रेस पार्टी सहित कई विपक्षी दल कह रहे हैं कि राष्ट्र की संपत्तियों को नहीं बेचा जाना चाहिए। यह विश्वासघात है, इससे रोजगार के अवसर कम होंगे। राहुल गांधी ने तो लॉजिक देकर सरकार की आलोचना की है। जी हाँ, उन्होंने कहा है कि हम निजीकरण के खिलाफ नहीं है, हमारे प्राइवेटाइजेशन का एक लॉजिक था, यानी स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्री, उसे प्राइवेटाइज नहीं किया जाता
रहा था। रेलवे यही तो है, ये ट्रांसपोर्ट का सबसे बड़ा साधन नहीं है बल्कि लाखों युवाओं को रोजगार भी देता है। निजीकरण की इस कहानी को आगे बढ़ाते हुए अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ के महासचिव श्री कुमार बताते हैं कि लोगों ने चुनावी घोषणा पत्र पढ़कर भाजपा पर भरोसा किया था। राहुल गांधी ने कहा है कि अब मैं हिंदुस्तान के युवाओं से कहना चाहता हूं कि आपके हाथ से रोजगार छीना, कोरोना में आपकी मदद नहीं की गई, आपके जो किसान माता पिता हैं उनके खिलाफ 3 स्पेशल कानून बना दिए गए, प्रधानमंत्री अपने मित्रों को हिंदुस्तान का क्या क्या बेचकर दे रहे हैं, इसकी पूरी लिस्ट है। दोस्तों, मोदी सरकार ने नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन की लॉन्चिंग क्या की कि देश में सियासत गर्म हो गई है। सरकार ने नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के जरिए 6 लाख करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य तय किया है। इसके लिए सरकारी संपत्तियों को लीज पर देने की तैयारी है। सरकार ने प्राइवेट सेक्टर को सरकारी कंपनियों और संपत्तियों को देने का जो फैसला किया है उसके खिलाफ विपक्ष गोलबंद होने लगा है। कांग्रेस ने इस पाइपलाइन की लॉन्चिंग के साथ मोर्चा खोल दिया है, जबकि एनडीए के अंदर कई सहयोगी दल ऐसे हैं जिन्होंने इस मसले पर अब तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। जहां निजीकरण को लेकर मोदी सरकार ने जो फैसला किया है उसके ऊपर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अब तक कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी है। जी नीतीश कुमार पिछले दिनों दिल्ली में थे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बिहार के प्रतिनिधिमंडल के साथ जातीय जनगणना के मसले पर मुलाकात की थी। इसके बाद नीतीश मंगलवार को पटना वापस आ गए। पटना पहुंचने पर जब नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के जरिए निजीकरण को लेकर सवाल किया गया तो नीतीश कुमार ने कहते हुए सवाल का जवाब देने से इनकार कर दिया कि उन्हें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। एक तरफ जहां देश में निजीकरण के फैसले पर जमकर सियासत हो रही है, वहीं नीतीश कुमार ने इस मसले पर जानकारी नहीं होने का हवाला देकर पल्ला झाड़ लिया है। जानकारी से नीतीश की सोची समझी रणनीति का हिस्सा मान रहे हैं। सियासी जानकारों की नजर में नीतीश कुमार फिलहाल निजीकरण के फैसले पर अपने पत्ते नहीं खोलना चाहते हैं। मोदी सरकार में जेडीयू अब शामिल है, लिहाजा नीतीश इस मसले पर बहुत सोच समझकर कुछ कहना चाहते हैं। हो सकता है कि नीतीश भी देखना चाहते हैं कि निजीकरण को लेकर सरकार ने जो फैसला किया है उसका विरोध केवल राजनीतिक स्तर पर होता है या फिर देश में विरोध और आंदोलन एक नए दौर की शुरुआत भी हो जाती है। दोस्तों, बिहार में पंचायत चुनाव की घोषणा होती ही आचार संहिता लागू हो गई है। ऐसे में सवाल उठ रहे थे कि क्या शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया पर ब्रेक लग जाएगी, लेकिन शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि छठे चरण की नियोजन की प्रक्रिया जारी रहेगी क्योंकि यह पहले से चल रही है। इसमें सिर्फ आखिरी चरण का काम बाकी है जो जारी रहेगा। हालांकि काउंसलिंग करा चुके अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिलने में देरी हो सकती है। छठे चरण में प्रारंभिक, मध्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों के करीब 1.25 लाख पदों को भरने की नियोजन की प्रक्रिया चल रही है। प्रारंभिक शिक्षकों के 90,762 पदों के लिए काउंसलिंग के 2 चरण पूरे हो चुके हैं। अब शिक्षा विभाग जल्द ही तीसरे चरण की काउंसलिंग के लिए शेड्यूल जारी कर सकता है। इसको लेकर 27 अगस्त को एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है जिसमें अब तक की पूरी काउंसलिंग की समीक्षा करने के बाद अगली तिथि तय हो सकती है। इधर माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक नियोजन के छठे चरण की प्रक्रिया 2 अगस्त से शुरू होकर 10 दिसंबर तक चलेगी। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने यह स्पष्ट किया है कि यह प्रक्रिया जारी रहेगी और इसके लिए शिक्षा विभाग ने प्रमंडलवार अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की है जो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों की नियोजन की प्रक्रिया पर पूरी नजर रखेंगे। दोस्तों, बाढ़ के कारण पथ निर्माण विभाग के अधीन 158 सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई है। इन सड़कों को पहले की तरह बनाने में 200 करोड़ रुपए खर्च होंगे। पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन और अपर मुख्य सचिव अमृतलाल मीना द्वारा अधिकारियों के साथ क्षतिग्रस्त सड़कों की समीक्षा के बाद उन्हें जल्द से जल्द ठीक करने का निर्णय लिया गया है। तय हुआ कि छठ पर्व के 1 महीने की समय सीमा में इन सड़कों को दुरुस्त कर लिया जाएगा। समीक्षा बैठक में यह उभर कर आया है कि 158 सड़कों पर बाढ़ का पानी चला है। इनमें से 45 सड़कों पर अभी भी आवागमन बाधित है। बिहार में लगभग 340 किलोमीटर सड़कें क्षतिग्रस्त हुई है। इन सड़कों को अस्थायी तौर पर दुरुस्त करने में 48 करोड़ 73 लाख रुपए खर्च होंगे। वहीं इन सड़कों को पहले की तरह ही बनाने में 148 करोड़ 91 लाख रुपए खर्च होंगे। दोस्तों, क्या बिहार में 2 से अधिक बच्चे वाले भी पंचायत चुनाव लड़ सकते हैं? तो चलिए जानते हैं इससे जुड़ी सारी खबरें या सारी बातें जानते हैं। तो बिहार में पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी हो गई है। इसके तहत बिहार में 11 चरणों में मतदान करवाए जाएंगे। अधिसूचना जारी होने के साथ ही बिहार में चुनाव आचार संहिता भी लागू हो गई है। नोटिफिकेशन के अनुसार 24 सितंबर को पहले चरण के लिए वोटिंग होगी तो 12 दिसंबर को अंतिम फेज के लिए मत डाले जाएंगे यानी कि वोटिंग होगी। इस बीच राज्य निर्वाचन आयोग ने निर्णय
निर्णय लिया है कि बाढ़ग्रस्त 16 जिलों में पहले चरण में वोटिंग नहीं कराई जाएगी। इसके साथ ही एक और बात पर संयम की स्थिति खत्म हो गई है, जिसमें ये सवाल उठ रहे थे कि क्या 2 से अधिक बच्चे वाले लोग पंचायत चुनाव लड़ पाएंगे या नहीं। अब जब बिहार में पंचायत चुनाव की तारीखों की घोषणा हो गई है और इसको लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है, तो फिर साफ हो गया है कि 2 से अधिक बच्चे वाले लोग भी पंचायत चुनाव लड़ सकेंगे। जी आपको बता दें कि ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत चुनाव को लेकर चर्चा थी कि 2 से अधिक बच्चे वाले चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। अब राज्य निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि यह खबर भ्रामक और अफवाह थी। जी हाँ, निर्वाचन आयोग की ओर से बताया गया है कि ना तो बिहार सरकार ने और ना ही चुनाव आयोग के स्तर पर ऐसी कोई भी निर्णय लिया गया है जिसमें कहा गया हो कि 2 से अधिक बच्चे वाले माता पिता चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। यह तभी संभव होगा जब पंचायती राज अधिनियम में संशोधन होगा। अब तक इस प्रकार का कोई भी संशोधन नहीं किया जा सका है। ऐसे में लोग इस बात को लेकर स्पष्ट हो जाएं कि 2 से अधिक बच्चे वाले भी चुनाव लड़ पाएंगे। आपको बता दें कि हाल ही में पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने ऐसी बातें कही थी कि बिहार में यह फैसला लिया जा सकता है कि 2 से अधिक बच्चे वाले चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। ऐसे में काफी भ्रम फैल गया था। हालांकि बाद में मंत्री ने खुद इस बात का खंडन किया था और कहा था कि ऐसा सिर्फ प्रस्ताव था, लेकिन इस पर कोई भी फैसला नहीं लिया गया था। अब जब चुनाव की अधिसूचना भी जारी हो गई है तो फिर सभी प्रकार के भ्रम भी दूर हो गए हैं। इसके साथ ही बिहार निर्वाचन आयोग ने फैसला लिया है कि कोरोना का टीका नहीं लेने वाले भी वोट दे पाएंगे। चुनाव आयोग के फैसले से साफ हो गया है कि अगर किसी व्यक्ति ने निजी या दूसरे कारणों से टीकाकरण नहीं कराया है, यानी कि कोरोना वैक्सीन नहीं लिया है, तो वे भी वोट दे पाएंगे। दोस्तों, बिहार में जातीय जनगणना को लेकर खूब राजनीति हो रही है। जब बीजेपी का छोटा भाई जेडीयू इस मुद्दे पर विपक्ष के साथ दिख रहा है। सीएम नीतीश और तेजस्वी के सुर इस इश्यू पर मिले हुए हैं। जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तेजस्वी यादव और सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात कर चुके हैं। हालांकि बीजेपी जातीय जनगणना के पक्ष में खुलकर नहीं आ रही है। भाजपा को ना तो निगलते बन रहा है और न ही उगलते। अब तक बीजेपी के कई नेता साफ कर चुके हैं कि जातीय जनगणना के बजाय देश में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की जनगणना होनी चाहिए। अब भाजपा के एक बड़े कद्दावर नेता ने साफ कर दिया है कि जो भी जनगणना हो वे राजनीतिक हित के लिए नहीं बल्कि समाज हित में हो। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह ने जातीय जनगणना की मांग पर बिना नाम लिए सीएम नीतीश कुमार पर तंज कसा है। गिरिराज सिंह ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा है कि जातीय जनगणना की मांग सही है या गलत, लेकिन जनता के हित में होनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के इस बयान से स्पष्ट है कि जातीय जनगणना की मांग राजनीतिक हित के लिए किए जा रहे हैं। दोस्तों, बिहार संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा 2021 का परिणाम जारी कर दिया गया है। परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार अपने नतीजे वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। बिहार बीएड सीईटी में कुल 1,12,146 अभ्यर्थी पास हुए हैं। सफल उम्मीदवारों में 47,757 महिलाएं और 64,383 पुरुष उम्मीदवार शामिल है। बीएड रेगुलर कोर्स के लिए 1,11,981 और बीएड शिक्षा शास्त्री के लिए 165 उम्मीदवार सफल हुए हैं। इस साल 1,36,772 उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड जारी किया गया था, जिनमें से 1,17,968 उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए थे। दोस्तों, बिहार के कई इलाकों में बारिश की संभावना है। जब मानसून की ट्रफ लाइन जैसे जैसे हिमालय की तलहटी वाले क्षेत्र में विस्थापित हो रही है, वैसे वैसे बिहार में मानसून की सक्रियता बढ़ती जा रही है। इसी के प्रभाव से अगले 4-5 दिन प्रदेश के यानी कि बिहार के कई हिस्सों में सामान्य से अधिक बारिश होगी। अधिकतर जगहों पर येलो अलर्ट और कुछ इलाके में रेड अलर्ट जारी किया गया है। इधर मानसून की सक्रियता की वजह से मंगलवार को बिहार के 7 जगहों पर भारी से भारी बारिश और अन्य 11 स्थानों पर 40 किलोमीटर से अधिक बारिश दर्ज की गई है। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक उत्तर पश्चिमी बिहार के जिले मसलन पश्चिमी एवं पूर्वी चंपारण, सिवान, सारण और गोपालगंज, उत्तर मध्य बिहार के जिलों जैसे सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर और समस्तीपुर, उत्तर पूर्वी बिहार जिले मसलन सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया और कटिहार में भारी से भारी बारिश का पूर्वानुमान जारी किया गया है। जी हां, इन जिलों में रेड अलर्ट जारी किया जा रहा है। हिंदी महीने के हिसाब से भादों में मानसून ने एक तरह सकारात्मक दस्तक दी। हालांकि उत्तर पूर्वी बिहार और सब्जी के फसल के लिए यह बारिश बेहद नुकसानदायक साबित हो रही है। जी हां, बिहार के निचले इलाकों में जल जमाव एक नए सिरे से हो सकता है। बिहार में अभी तक 845 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। बिहार में बारिश सामान्य से 14% अधिक दर्ज की गई है।
दोस्तों बिहार में विपदा थमने का नाम नहीं ले रही है। जहां एक तरफ लोग कोरोना और बाढ़ की मार झेल रहे हैं, तो वहीं अब बिहार में एक खतरनाक बुखार के कारण लोगों की जान जा रही है। यह खबर नालंदा जिले से सामने आया है, जहां बुखार और टाइफाइड से मौत का सिलसिला जारी है। जानकारी के मुताबिक नालंदा जिले में 15 दिनों के अंदर ही एक ही परिवार के 5 लोगों की जान चली गई है। जहां वहीं इस घटना के बाद से पूरे परिवार में कोहराम मच गया है। इस मामले के बारे में बताया जा रहा है कि बुखार और टाइफाइड के कारण नालंदा जिले के रामविलास राजवंशी के परिवार के 5 लोगों की जान चली गई। यानी कि एक ही परिवार के इस टाइफाइड के कारण एक ही परिवार के 5 लोगों की जान चली गई। यह पिछले 14 अगस्त तक ही रामविलास राजवंशी की 2 बेटी और उनकी पत्नी की जान चली गई। जब बुधवार को फिर एक 8 साल की बच्ची की इलाज के दौरान जान गई। हालांकि ये भी बात सामने आ रही है कि इसी परिवार के कुछ लोग स्वस्थ भी हुए हैं। यह खबर की माने तो इस घटना के बाद जिला प्रशासन द्वारा इस परिवार के सभी सदस्यों का कोरोना टेस्ट भी कराया गया था, लेकिन उसमें से सभी लोग नेगेटिव पाए गए थे। वहीं इस बीमारी के कारण डॉक्टर्स भी सख्ती में आ गए थे। वहीं दूसरी तरफ बाढ़ के कारण अब बीमारियों ने जकड़ लिया है। गंदे पानी से होने वाली बीमारियों ने लोगों की जिंदगी को खतरे में डाल दिया है। दोस्तों पंचायत चुनाव की आदर्श आचार संहिता लागू हो जाने के बाद बिहार में पंचायती राज संस्थानों के खाता संचालन पर रोक लग गई है। ये लोक चुनाव पूरा होने तक जारी रहेगा। यह त्रिस्तरीय पंचायती राज सिस्टम की सभी संस्थानों पर यह आदेश लागू रहेगा, लेकिन नल जल योजना को इससे बाहर रखा गया है। यह पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने इस आशय का आदेश जारी कर दिया है। यह आदेश में कहा गया है कि अधूरे पड़े नल जल योजनाओं को पूरा होने तक जारी रखा जाएगा। यह साथ ही चालू योजनाओं के रखरखाव पर खर्च होने वाली राशि पर भी रोक नहीं है। जब बचे हुए सभी विकास कार्यों पर चुनाव पूरा होने की अवधि में रोक रहेगी। दोस्तों भाजपा प्रदेश कार्यालय में सहयोग कार्यक्रम में लोगों की शिकायत सुनने के बाद पत्रकारों से स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बातचीत की है। उन्होंने कहा है कि स्वास्थ्य विभाग दिन रात काम कर रहा है। विभाग के ऊपर 12 करोड़ लोगों को स्वस्थ रखने की जिम्मेदारी है। इस कोरोना के संकट के समय में स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत करना है। 10 अगस्त को सीएम नीतीश कुमार के द्वारा कई कार्यक्रमों की शुरुआत की है। इसका मकसद है कि आने वाले स्वास्थ्य व्यवस्था में मजबूत रहे। इस कोरोना के संकट के समय में स्वास्थ्य विभाग को बेहतर और सुदृढ़ करना विभाग की प्रथम प्राथमिकता रही है। यह बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि आने वाले 15 से 20 दिनों के अंदर बिहार में लगभग 25 से 3000 डॉक्टरों की बहाली होगी। उन्होंने बताया है कि 10 अगस्त को लगभग 2500 जीएनएम की नियुक्ति की गई है। दोस्तों बिहार के भागलपुर जिले से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां रिहायशी इलाके में बदमाशों ने एक बिजनेसमैन के परिवार वालों को हथियार की नोक पर बंधक बनाकर 21 लाख रुपए की डकैती की घटना को अंजाम दिया है। यह मामले की सूचना पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई है। घटना तिलक मांझी थाना क्षेत्र के पलट बाबू रोड में स्थित उमा शंकर कंपाउंड की है। यह बताया जा रहा है कि कपड़ा व्यवसाय शंभू टिकरेबाल के घर में बदमाशों ने घुसकर 21 लाख रुपए की लूट को अंजाम दिया है। यह लूटपाट के दौरान बदमाशों ने व्यवसायी की पत्नी रेणु देवी के हाथ पैर बांधकर उनकी पत्नी की पिटाई भी की है। इसके अलावा 1.5 लाख नगद, 200 चांदी के सिक्के और सोने के आभूषण लूटे हैं। दोस्तों जमीन के कागजात देने के लिए पैसे लेना मुंगेर अभिलेखागार के 3 कर्मियों को महंगा पड़ गया। जी हां, घुसखोरी की शिकायत पर मंगलवार को डीएम नवीन कुमार ने अधिकारियों के साथ जिला अभिलेखागार में छापेमारी की, जिस दौरान रिश्वत की रकम के साथ 3 कर्मचारियों और 2 दलालों को गिरफ्तार कर लिया गया है। यह डीएम के नेतृत्व में की गई इस कार्रवाई को लेकर इस बात की हकीकत का खुलासा हो गया है कि मुंगेर के अभिलेखागार पर दलालों और घुसखोर कर्मियों का कब्जा बना हुआ है। यहाँ रुपए के खेल से जायज को नाजायज और नाजायज को जायज बनाया जाता है। जिला मुख्यालय से लेकर प्रखंड मुख्यालय तक दलालों का कब्जा है। दलाली का खेल यहाँ चरम पर है, जिसकी शिकायत डीएम को भी की गई है। दोस्तों अब पटना के लोगों को ताजी सब्जियों के लिए बाजार नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि सब्जियां खुद उनके घरों तक पहुंचेगी। जी हां, किसानों के खेत से सीधे खरीदी गई सब्जियां उनके मोहल्ले तक कुछ घंटों के अंतराल में पहुंचेगी और भाव भी बाजार से कम होंगे। यह बिहार के सहकारिता मंत्री सुभाष सिंह ने मंगलवार को उचित मूल्य पर सब्जी उपलब्ध कराने के लिए ई रिक्शा के माध्यम से शहर भर में सब्जियों का विपणन कराने की सेवा तरकारी एक्सप्रेस का शुभारंभ किया गया है। इसको तरकारी एक्सप्रेस सेवा नाम दिया गया है। जब बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन सहकारी फेडरेशन लिमिटेड किसानों को अधिक रेट और बिहार वासियों को स्थानीय बाजार से सब्जी उपलब्ध कराने को प्रयासरत हैं और उसी की कड़ी में ये पहल है। जहां इसके तहत प्रभावी सप्लाई चेन तैयार किया जा रहा है, जहां अस्थायी और चलंत आउटलेट स्थापित किए जा रहे हैं। इसकी शुरुआत पटना से हुई है। जहां पटना के प्रमुख बाजारों में 10 अस्थायी आउटलेट स्थापित किए जा रहे हैं। इसके लिए जमीन चिन्हित
निलंबित कर ली गई है। चलंत आउटलेट के लिए 10 ई रिक्शा की खरीदारी की गई है। ये वाहन शहर में घूम घूम कर लोगों को सस्ती सब्जी उपलब्ध करा रहा है। दोस्तों, राजनीति के अपराधीकरण को लेकर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती का असर है कि माननीय अब अपने ऊपर दर्ज आपराधिक मामलों का खुलासा कर रहे हैं। जहां एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी कि एडीआर ने कहा है कि कुल 343 सांसद विधायक आपराधिक आरोपों का सामना कर रहे हैं। अगर इनके ऊपर आरोप साबित हो जाते हैं तो फिर जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, करार कर दिया जाएगा। केंद्र राज्यों में 39 मंत्रियों ने भी जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 8 के तहत दर्ज आपराधिक मामलों की घोषणा की है। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी में ऐसे सांसदों विधायकों की संख्या सबसे अधिक है। बीजेपी के 83 सांसद विधायकों पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। वहीं कांग्रेस में 47, टीएमसी में 25 ऐसे सांसद विधायक हैं। एडीआर ने अपने रिपोर्ट में यह भी बताया है कि मौजूदा लोकसभा में 24 सांसदों के खिलाफ 43 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। वहीं 111 मौजूदा विधायकों के खिलाफ कुल 315 आपराधिक मामले 10 साल या फिर उससे अधिक समय से लंबित है। एडीआर ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि बिहार में 54 विधायक ऐसे हैं जिनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसके बाद केरल का नंबर आता है। केरल में 42 विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में गन्ने की रेट में 5 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाने को मंजूरी मिली है। जब बीते दिनों खाद्य मंत्रालय ने इसको लेकर कैबिनेट नोट जारी किया था। आपको बता दूं कि बीते सीजन में केंद्र सरकार ने एफआरपी को 10 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाकर 285 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया था। चीनी साल के अक्टूबर से शुरू होता है और अगले साल सितंबर में खत्म होता है। तो आइए जानते हैं कि एफआरपी बढ़ाने से किसानों को कितना फायदा होगा। तो गन्ने की खेती से जुड़े किसानों का कहना है कि मौजूदा समय में गन्ने पर लागत बढ़ गई है, इसलिए सरकार को 25 से 30 रुपए प्रति क्विंटल तक दाम बढ़ाने चाहिए। सरकार के फैसले की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि एफआरपी 5 रुपए प्रति क्विंटल बढ़कर 290 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है। उन्होंने बताया है कि पिछले साल एफआरपी में 10 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ोतरी की गई थी। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहीं तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।